हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डेफिनेट सक्सेस पाठशाला। आज की पाठशाला लेकर आई हैं आपकी रूपाली मैम और ये पाठशाला लग रही है क्लास 9th के लिए। आप सभी को पता है कि अब क्लास 9th में हो तो ये पता होना चाहिए कि क्लास 9th में हमारे 2 सिलेबस चलते हैं, आपके कोर्स ए और बी, और अभी तक हमने कोर्स ए स्टार्ट कर दिया है। कोर्स बी भी जल्दी हम आपके लिए लेकर आएंगे, लेकिन जो हमने कोर्स ए स्टार्ट किया है उसमें हमारी चलती हैं 2 बुक्स। कितनी बुक्स चलती हैं? 2। ये बुक है आपके शतज भाग 1 और कृतिका भाग 1। आप देख रहे हैं कि मैंने शतज भाग 1 स्टार्ट करी है और ये बुक हमारी 2 खंडों में विभक्त है, गद्य खंड और काव्य खंड। अब गद्य खंड और काव्य खंड में विभक्त है तो सबसे पहले हमारे पास में जो बुक में स्टार्टिंग चैप्टर्स हैं वो गद्य खंड के, और अभी तक हम गद्य खंड के 5 अध्याय कंप्लीट करा चुके हैं। जब हम ये 5 चैप्टर कंप्लीट कर जा चुके हैं तो अब हमारा गद्य खंड का, याद रखना, गद्य खंड का आखिरी अध्याय है 6वां। 6 आपके गद्य खंड में हैं और 6 अध्याय आपके काव्य खंड में हैं। तो गद्य खंड हम कंप्लीट कराने के तुरंत बाद आपको काव्य खंड भी शुरू कराएंगे। तो अभी ये आखिरी अध्याय है तो इसमें हम सबसे पहले इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन करेंगे, फिर उसके बाद एनसीईआरटी क्वेश्चंस और फिर उसके बाद उसका प्रैक्टिस पेपर, फिर कहीं जाके हमारा काव्य स्टार्ट होगा, है ना। तो चलिए, आज जो हम लेकर आए हैं वो क्लास 9th हिंदी कोर्स ए के शतज भाग 1 के गद्य खंड का 6ठा पार्ट है, मेरे बचपन के दिन। अब ये मेरे बचपन के दिन क्या है, पहले आप ये समझ लीजिए इसका, क्योंकि अब डिटेल एक्सप्लेनेशन देने जा रहे हैं तो आपको बैकग्राउंड पता होना चाहिए कि पार्ट का बैकग्राउंड क्या है। ये पार्ट हमारे सामने प्रस्तुत किया है महादेवी वर्मा जी ने। ये महादेवी वर्मा जी का है और गद्य में ये संस्मरण विधा में लिखा गया। अब संस्मरण क्या होता है, अब चूँकि आप अलग अलग विधाओं को जानना भी आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि गद्य में भी अलग अलग विधाएं आपको 10th उसमें 8th क्लास में भी पढ़ाई गई हैं। तो ये संस्मरण क्या होता है? संस्मरण होता है जब हम अपने पास्ट में जाकर कुछ चीज़ें जो हमारे साथ घटित हो चुकी हैं उन्हें याद करें। अब ये चीज़ें, ये जो यादें होंगी ना, ये सीक्वेंस में नहीं होंगी, वो उनके बचपन की होंगी। जैसे ये इस पार्ट में आप देखेंगे उनके बचपन की है, फिर उनके स्कूल की है, फिर उनके पड़ोस में रहने वाले की है। तो कई मिली जुली जो हैं यादें हैं उनकी जो यहाँ पर प्रस्तुत की गई हैं। तो ये सीक्वेंस में नहीं होकर इधर उधर से है जो बातें इन्होंने यहाँ पर लिखी हैं। हाँ, महादेवी वर्मा जी के खुद अपनी लाइफ से है कि किस तरीके से सुभद्रा कुमारी चौहान जी से उनकी मित्रता हुई और कैसे उन्हीं से प्रेरित होकर इन्होंने कविताएं वगैरह लिखना शुरू किया था, सभी कुछ। ठीक है, तो अब ये तो मैंने बता दिया कि ये संस्मरण है। लेकिन जो कोई भी जो कोई भी लेखक आपको कोई भी चैप्टर लिखता है, कोई भी चैप्टर लिखे, तो उस चैप्टर के लेखक हों चाहे पोएट हों, उसके बारे में आपको जानना समझना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि क्या होता है, हम जब आप जैसे यहाँ पर हम जिनका पाठ पढ़ने जा रहे हैं उनके बारे में समझेंगे और हम उनका जीवन परिचय भी पहले देख लेंगे। जैसे इससे पहले वाले आप अध्यायों में देख चुके हैं कि हर एक लेखक का मैंने जीवन परिचय आपको ज़रूर बताया। इसका रीज़न ये है कि आपके कभी कभी इनसे संबंधित प्रश्न भी आ जाते हैं, तो हम क्यों इसका रिस्क लें कि हम 1 या 2 नंबर जो लेखक से संबंधित आए उनको हम छोड़ दें। तो इसीलिए हर अध्याय के साथ जितना ज़रूरी है उतना लेखक का परिचय और उसकी कृतियाँ हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर जो लेखिका है हमारी कौन है, वो है महादेवी वर्मा। तो उनका परिचय देखेंगे हम पहले। इनका जन्म सन 1907 में उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद शहर में हुआ था। अब इसमें आपको याद क्या रखना है, उनका जन्म कब हुआ और कहाँ हुआ, ये 2 चीज़ें आपको पहले याद रखनी है। 1907 में उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में हुआ, ये पहली चीज़ आपको याद रखनी है। फिर आते हैं, इनकी शिक्षा दीक्षा प्रयाग में हुई, यानी कि इन्होंने जो एजुकेशन ली वो प्रयाग यानी कि इलाहाबाद, प्रयागराज हो गया है अब। और जो लोग आप नहीं जानते हो तो इलाहाबाद जो था अब प्रयागराज बन चुका। पहले भी प्रयाग था, फिर इलाहाबाद हो गया और अब फिर से प्रयागराज हो गया। ठीक है, ये एक सुप्रसिद्ध साहित्यकार हैं जिन्होंने साहित्य के गद्य और पद्य दोनों विधाओं में अद्वितीय सफलता प्राप्त की है। तो महादेवी वर्मा जी ने गद्य में और पद्य में दोनों में ही लेखन कार्य किया है। आप महादेवी वर्मा की पहले भी कई कृतियां पढ़ चुके होंगे, शायद आपने ध्यान न दिया हो कि लेखक या लेखिका कौन है, लेकिन उनकी हम 100% श्योर हैं कि उनकी कोई ना कोई कृतियां आपने पढ़ी ज़रूर होंगी। तो गद्य और पद्य का मतलब है कि इन्होंने कविताओं की रचना भी करी है, कहानी है, उपन्यास है, ये सारी चीज़ें भी उन्होंने लिखी हुई हैं।
प्रयाग महिला विद्यापीठ में प्राचार्य पद पर रहते हुए इन्होंने लड़कियों की शिक्षा के लिए काफ़ी प्रयत्न किए। अब प्रयाग से इन्होंने अपनी शिक्षा कंप्लीट करी और फिर उसी के बाद वहीं पर ये प्रोफेसर भी हो गई। प्राचार्य का मतलब क्या हुआ? प्रोफेसर। वहाँ पर भी वो प्रोफेसर हो गई और वहाँ पर रहते हुए महिला, अब चूँकि देखिए प्रयाग महिला विद्यापीठ है, ठीक है, तो महिला विद्यापीठ का मतलब पूरा कॉलेज आपका जो है वो महिलाओं का ही था। तो वहाँ पर लड़कियों की पढ़ाई लिखाई इन सब पे उन्होंने बहुत ज़्यादा ध्यान दिया। सन 1887 में इनका देहांत हो गया, सॉरी 1987 यानी कि 1987 में इनका देहांत हुआ। तो 1907 में जन्म हुआ और 1887 में इनकी मृत्यु हो गई, लगभग 80 साल में, ठीक है, 80 ईयर्स हम निकाल लेंगे। 1907 में हुआ और 1987 में इनकी मृत्यु हो गई, तो 80 साल तो सीधे सीधे निकल आता है कि 80 साल की उनकी एज रही। अब आ जाते हैं इनके प्रमुख कार्य, यानी कि इनकी जो रचनाएं रही। अब इनका काव्य संग्रह रहा। काव्य संग्रह में आपको बताते आई हूँ कि कोई भी लेखक या लेखिका बहुत सारी जो है कविताएं लिखता है। अब हर कविता अलग अलग बुक्स में नहीं छापी जा सकती, तो क्या करते हैं, एक बुक छपती है और उसी बुक में इनकी बहुत सारी कविताएं होती है, तो उसी को हम काव्य संग्रह कहते हैं। इनका एक काव्य संग्रह है निहार, रश्मि, नीरजा, यामा और दीपशिखा। यामा इनका काफ़ी फेमस जो है वो कविता संग्रह रहा है। फिर आते हैं इनकी गद्य रचनाएं। जैसे हमने बोला कि काव्य गद्य और पद्य दोनों में इन्होंने काम किया है, तो काव्य, अब इनकी गद्य रचनाएं हैं। देखिए, अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, श्रृंखला की कड़ियाँ, तो ये इनकी कुछ जो हैं वो क्या हैं, गद्य रचनाएं हैं। तो इस तरीके से हमने लेखिका का जीवन परिचय, जो जितना हमें ज़रूरी है हम सिर्फ उतना ही दे रहे हैं। वैसे तो अगर हम जीवन परिचय पढ़ने चले तो काफ़ी लंबा है इनका, लेकिन इतना हमें ज़रूरी नहीं है पढ़ने की, जितना हमें ज़रूरत है उतना मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब हम आ जाते हैं इस पाठ पे। तो पाठ को मैंने आपको जैसे बता दिया कि एक संस्मरण विधा में लिखा गया है। महादेवी वर्मा जी ने खुद अपने ही पास्ट में जाकर अपने साथ जो घटित हुई चीज़ें हैं उनको याद करके यहाँ पर लिखा है। इस पाठ की लेखिका महादेवी वर्मा है। इसमें लेखिका ने अपने बचपन के दिनों की स्मृतियों को लिखा है, यानी कि अपने बचपन के दिनों की यादों को हमारे सामने प्रस्तुत किया है। यह उस समय की बात है जब विद्यालय में पढ़ रही थी। लेखिका कहती हैं कि बचपन की स्मृतियों में एक विचित्र सा आकर्षण होता है। तो जब उन्होंने ये स्मृतियाँ जब वो याद कर रहे हैं तो वो कहाँ थी, वो विद्यालय में पढ़ रही थी, यानी कि स्कूल में पढ़ रही थी। साथ ही साथ उन्होंने बोला कि जब हम अपने बचपन की यादें को याद करने बैठते हैं, बातों को याद करने बैठते हैं, तो वो बहुत अट्रैक्टिव होती हैं। सही में आज अगर हम भी अपने बचपन की बातों में खोकर बैठ जाए तो लगेगा कि काश वो दिन वापस आ जाए, है ना। एकदम बेफिक्र सा जो समय होता है वो हमें लगा कि शायद अब वो वापस आ जाए। तो वही चीज़ महादेवी वर्मा जी के साथ हुई कि जब इन्होंने ये पाठ लिखा होगा, जब अपना ये संस्मरण लिखा होगा, तो वो काफ़ी एज में होंगी और अपनी बचपन की बातों को याद कर रही हैं, यानी कि वो उसमें उनको काफ़ी आकर्षण लगा होगा। ऐसा लगता है जैसे सपने में सब देखा गया हो, यानी कि अब चूंकि बीत गया है, बहुत टाइम हो गया, तो जैसे कि कोई चीज़ सपना होता है ना, बीत जाता है, तो उसी तरीके से उन्हें लग रहा है कि शायद हमने कोई सपना देखा था, हमारा बचपन जो है वो एक इतनी जल्दी बीत गया जैसे कि कोई सपना हो। लेखिका के परिवार में पहले लड़कियों को जन्म लेते ही मार दिया जाता था, इसीलिए उनके कुल में 200 वर्षों तक कोई लड़की नहीं हुई। अब हम चले जाएं अगर थोड़ा सा पीछे, अब जैसे 1907 में अब उनका जन्म हुआ, अब 1907 से और पहले आप चले जाओ 1807, 1707, तो 200 साल हो जाएंगे, ठीक है ना। 1707 से लेकर 1907, यानी कि जहाँ तक हमारी लेखिका का जन्म हुआ ये 200 साल, यानी कि उससे पहले की बात करी जाए तो लड़कियों को जन्म लेते ही मार दिया जाता था। तो ये उस समय कुछ ऐसी कुप्रथाएं थीं जिसके चलते ऐसा हुआ। अब इससे देवी बहुत कुपित हो गई, तो इस वजह से उन्होंने क्या कहते हैं 200 वर्षों तक एक भी लड़की का जन्म नहीं हुआ। और 200 सालों बाद किसका जन्म हुआ, हमारी लेखिका महादेवी वर्मा जी का। 200 वर्षों के बाद लेखिका का जन्म हुआ। लेखिका के दादाजी ने अपनी कुल देवी दुर्गा की पूजा करके लड़की मांगी थी। तो मतलब इतने सालों तक अगर घर में लड़की ना हो तो वाकई बहुत चिंता का विषय हो जाता है। तो दादाजी ने अपनी कुल देवी दुर्गा जी की बहुत सेवा करी,
बहुत सेवा करी, बहुत पूजा अर्चना करी और तब कहीं जाके इसके फलस्वरूप हमारी लेखिका महादेवी वर्मा जी का जन्म हुआ। इसीलिए उन्हें अपने बचपन में कोई दुख नहीं मिला। तो अब 200 साल बाद अगर कोई कन्या वहाँ पैदा होगी तो उसकी तो हर एक डिमांड उसको तो पलकों पे रखा जाएगा एक तरीके से, तो आप ये समझ लो। तो उन्हें कोई दुख तकलीफ किसी भी चीज़, उन्होंने जो मांगा जो चीज़ चाहिए उन्हें सब लिखा। इसीलिए देखिए उनका नाम भी क्या रखा गया, महादेवी, दुर्गा जी के नाम पर ही रखा गया ना। तो यही चीज़ उन्होंने बताई कि उनको उनका बचपन इतना सुखद बीता और इसीलिए उन्होंने बोला कि सपने सा बीत गया। क्यों? क्योंकि वो बहुत अच्छा था समय, इस वजह से उसे वो बहुत मिस करती है। लेखिका को उर्दू, फारसी, अंग्रेजी तथा संस्कृत भाषाओं को पढ़ने की सुविधा प्राप्त थी। अब मैंने बताया ना, अब उनका 200 साल बाद कन्या पैदा हुई तो वो जो कहें वो सारी चीज़ें उनके लिए अवेलेबल थी। तो उनको जिस चीज़ में, जैसे उन्हें अब पढ़ने लिखने में इंटरेस्ट था, तो हर एक तरह का उनके लिए इंतज़ाम किया गया। हर चीज़, उर्दू पढ़ाने, फ़ारसी पढ़ाने, अंग्रेजी, संस्कृत, ये सारे पढ़ाने के लिए लोग घर पर आते थे कि हाँ भाई आप पढ़िए। हिंदी पढ़ने के लिए उन्हें उनकी माँ ने ही प्रेरित किया। तो अब देखिए यहाँ पर क्या है ना, उर्दू फारसी उनके पिताजी भी बहुत अच्छी जानते थे महादेवी वर्मा जी के। तो अब वो अच्छी तरीके से जानते थे, तो ये सारी चीज़ें उन्हें घर पर उनके पिताजी ने अवेलेबल करा दी। लेकिन हिंदी जो है वो उनकी माँ के द्वारा उन्हें प्रेरणा मिली पढ़ने की। अब वो प्रेरणा क्या थी, किसके कारण वो पढ़ी? देखिए, लेखिका की माँ ने सबसे पहले लेखिका को पंचतंत्र पढ़ना सिखाया। लेखिका को हिंदी संस्कृत पढ़ने में तो बहुत आनंद आया, किंतु उर्दू फारसी पढ़ने में उनकी रुचि नहीं जागी। अब क्या हुआ कि हिंदी के प्रति उनका इंटरेस्ट जागा। क्यों? क्योंकि उनकी माता जो हैं वो खुद हिंदी पढ़ा करती थी। रामचरितमानस का पाठ करना, रामायण का पाठ करना और भी बहुत सारे मंत्र वगैरह का उच्चारण करना। तो इसलिए लेखिका का इंटरेस्ट जो है वो हिंदी और संस्कृत की तरफ बढ़ा। अब हिंदी की तरफ बढ़ा तो भाई उर्दू, अंग्रेजी, फारसी, संस्कृत ये सब पढ़ाने के लिए तो आते थे, लेकिन हिंदी पढ़ाने के लिए कोई नहीं था। तो इनकी माँ ने ही इनको क्या किया, पंचतंत्र पढ़ाना शुरू किया। क्या पढ़ाना शुरू किया? पंचतंत्र। अब ये पंचतंत्र की कहानी तो हम सभी को पता है कि भाई बहुत पहले की लिखी गई हैं और हम सभी को इंटरेस्ट है उसको पढ़ने में। इवन आज हमें भी मिल जाए तो हमें भी पढ़ने में बड़ा मज़ा आता है। तो वो पंचतंत्र की कहानियाँ इन्होंने पढ़ी और इनके अंदर धीरे धीरे हिंदी को लेकर इंटरेस्ट जगा। हिंदी और उर्दू तो ये बहुत अच्छे से पढ़ लेती थी, बड़ा अच्छा आता था, लेकिन उर्दू फारसी इन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं था। तो उर्दू फारसी पढ़ाने के लिए एक मौलवी जी आया करते थे इनके घर में। तो देखिए क्या है, लेखिका ने जब एक दिन मौलवी साहब को देखा तो बस दूसरे दिन चारपाई के नीचे जा छुपी। अब उर्दू फारसी पढ़ाने के लिए आते कौन थे? एक मौलवी साहब। अब मौलवी साहब तो आप जानते हो दाढ़ी वाड़ी, तो वो देख के थोड़ा सा डर गई थी, अब ये तो बच्ची थी, तो वो जाके चारपाई के नीचे छिप गई कि भैया मुझे नहीं पढ़ना। तो हिंदी और संस्कृत तो माताजी ने पढ़ाई, लेकिन उर्दू के लिए जो मौलवी जी आया करते थे उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। ठीक है, जस्तेस जो है पढ़ा, लेकिन हिंदी, उर्दू और फारसी भी उन्होंने पढ़ी, लेकिन बहुत कम। मिशन स्कूल दिनचर्या भी उन्हें अपनी ओर आकर्षित कर सकी, इसीलिए उन्हें क्रॉसवेल्थ गर्ल्स कॉलेज में भर्ती कराया गया। वहाँ इन्हें हिंदू व ईसाई लड़कियों के साथ रहने का अवसर मिला। तो जब ये 5वीं कक्षा में थी, यानी कि 5th क्लास में थी, तो इनका अब उस समय देखिए भारत में क्या था, अंग्रेज़ों का शासन था, तो कॉन्वेंट स्कूल्स बहुत सारे थे। तो इसी तरीके से उनको क्या कर दिया गया, अब हिंदी पढ़ जानती थी, अंग्रेजी भी जानती थी, तो इन्हें एक कॉन्वेंट स्कूल में डाल दिया गया। कौन से? इनको क्रॉसवेल्थ कॉलेज में डाल दिया गया। कहाँ पर? अब 5th क्लास से डाला गया, ध्यान रखिएगा, 5वीं कक्षा से इन्हें वहाँ पर डाल दिया गया। वहाँ पर इन्होंने पढ़ा और वहाँ की दिनचर्या, ये सारी चीज़ें उन्हें बहुत आकर्षित करती थी। अब कहते ना कि जब बच्चा घर से बाहर निकलता है तो बहुत सारे लोगों से उसका परिचय होता है। तो वहाँ पर हिंदू और ईसाई 2 तरह की लड़कियाँ थी जिनसे इन्होंने मिली जुली और अलग कल्चर्स को भी जाना। लेखिका जिस छात्रावास में रहती थी वहाँ हर कमरे में 4-4 छात्राएं थी। अब जैसे कि आप जानते हो कि जो हॉस्टल्स होते हैं, छात्रावास का मतलब क्या हुआ? हॉस्टल हुआ। तो एक हॉस्टल के एक कमरे में 4 जो हैं वो छात्राएं रहा करती थी। तो इसी तरीके से वहाँ पर इनकी मुलाकात एक बहुत ही मशहूर कवयित्री से हुई।
कौन थी वो? सुभद्रा कुमारी चौहान, जो इनकी सीनियर थी। लेखिका के कमरे में सुभद्रा कुमारी चौहान भी थी, जो वहाँ की सीनियर छात्रा थी। वे कविता लिखती थी। लेखिका की माँ भी विशेषकर मीरा के पद लिखती और गाती थी। अब देखिए यहाँ पर क्या है ना, कैसे आसपास का जो माहौल मिलता है, इंसान उससे बड़ी तेजी से जो है अपने में स्वीकार करता है और उस तरीके से उस तरफ उसका रुझान बढ़ता जाता है। यही चीज़ हुई। अब लेखिका जो हैं जब वहाँ पहुँची, अब पढ़ने लिखने के माहौल से तो आई थी, पिताजी उर्दू फारसी जानते थे, माताजी संस्कृत और हिंदी पढ़ा करती थी। और जो है जब ये यहाँ छात्रावास में रहने आई तो छात्रावास में भी इनकी मुलाकात हुई सुभद्रा कुमारी चौहान से, जो इनसे 2 साल सीनियर थी। ठीक है, क्या थी? 2 साल सीनियर थी। इनके रूम में ही रहती थी। अब ये पता चला, महादेवी वर्मा जी को भी थोड़ा लिखने पढ़ने का इंटरेस्ट था। सुभद्रा कुमारी चौहान लिखती पढ़ती हैं, ये चीज़ वो जान गई, क्योंकि सभी लोग जानते थे। तो इनकी कविताएं पढ़ना और ये सारी चीज़ें करना उन्हें बड़ा अच्छा लगता था। क्यों? क्योंकि इनको ये सारी चीज़ें उनकी माँ से सीखने को मिली थी। जैसे मैंने बताया, माँ जो है वो रामचरितमानस का पाठ किया करती थी, साथ ही साथ मीरा के पद भी गाना और ये सारी चीज़ें लिखना, तो ये इंटरेस्ट इनको तब से जागा था। और सुभद्रा कुमारी चौहान के साथ उनका ये इंटरेस्ट धीरे धीरे बढ़ता गया। अतः उन्हें भी लिखने की इच्छा हुई। अब ये चीज़ उनके अंदर थी, तो उन्होंने कहा जब सुभद्रा कुमारी चौहान लिख सकती हैं तो हम भी लिख सकते हैं। उनके अंदर ये इच्छा हुई। उन्होंने कविता लिखनी प्रारंभ की और लिखती ही चली गईं। एक दिन महादेवी के द्वारा छिप छिप कर कविता लिखने की भनक सुभद्रा कुमारी के कानों में पड़ी, तो उन्होंने लेखिका की कॉपियों में से कविताएं ढूंढ के उनके विषय में सारे छात्रावास को बता दिया। अब चूंकि सुभद्रा कुमारी चौहान जो वहाँ पर इनके कमरे में रहती थी, इनके साथ रूम में रहती थी, वो काफ़ी फेमस, उस पूरे कॉलेज में कविता लिखने के मामले में बहुत फेमस थी। अभी तक वो इतनी फेमस कवियत्री नहीं बनी थी। अब मान लीजिए आप 5th क्लास में अगर उन्होंने एडमिशन लिया तो वो 7th क्लास में होंगी। सुभद्रा कुमारी चौहान थी, 2 साल सीनियर, हमने बताया ना। तो अभी वो इतनी फेमस नहीं हुई थी, लेकिन कॉलेज में ज़रूर फेमस थी कि हाँ ये कविताएं बहुत अच्छी लगती हैं। तो महादेवी वर्मा ने भी जब लिखना शुरू किया तो छिप छिप के लिखती थी। क्यों? क्योंकि सुभद्रा जी जो हैं वो बहुत अच्छा लिखा करती थी। इनको लगता था कि भाई हमने तो अभी लिखना शुरू किया है, कितना कैसे लिख लेंगे। तो उन्होंने छुप छुप कर सुभद्रा जी से और बाकी छात्राओं से छुप कर वो लेखन कार्य करना शुरू किया था। अब एक दिन ये बात सुभद्रा जी को पता चल गई कि महादेवी कविताएं लिखती हैं। अब चूंकि वो खुद एक कवियत्री, तो उन्हें भी ये इंटरेस्ट हुआ कि भाई कोई और लिख रहा है तो हम भी देखें कैसा लिख रहा है, अगर कोई गलती है तो उसे हम सुधार सकें, कुछ कर सकें। तो जब इन्हें ये पता चला कि महादेवी जो है वो कविताएं लिखती हैं, तो एक दिन जो है जब वो अपने रूम में नहीं थी महादेवी, तो सुभद्रा जी आई और उन्होंने उनकी जो है किताबें वगैरह वो सब देखी, चेक करी और उसमें से वो कविता निकाली जो महादेवी वर्मा जी ने लिखी थी। उसको पढ़ा उन्होंने, उनको लगा अरे वाह ये तो बहुत अच्छा लेखन कार्य करती है। और ये बात उन्होंने पूरे कॉलेज में बता दी कि सुभद्रा जी खुद तो अच्छा लिखती थी, लेकिन महादेवी वर्मा को भी आगे बढ़ाने में उन्होंने बहुत हेल्प करी। पूरे कॉलेज में ये चीज़ फैला दी कि महादेवी जो है वो बहुत ही अच्छा लेखन कार्य करती है। फिर क्या था उन दोनों के बीच, अब चूंकि विचारधाराएं मिल रही हैं, कार्य मिल रहा है, तो दोनों के बीच मित्रता हो गई, सुभद्रा जी और महादेवी वर्मा जी के बीच में। फिर दोनों ही खेल के समय एक साथ बैठकर कविताएं लिखने लगी। उनकी तुकबंदी कर लिखी गई कविताएं स्त्री दर्पण नामक पत्रिका में प्रकाशित हुई। अब चूंकि उनको, अब सुभद्रा जी तो पहले से ही लिखती थी मगर वो अकेले थी लिखने में, लेकिन अब महादेवी वर्मा जी का साथ मिल चुका था। दोनों लोग बैठकर एकदम साथ साथ जो है वो कविताएं करने लगी। इस तरीके से समय बीता। अब ये दोनों जो कविताएं लिखने लगी तो उस समय एक पत्रिका प्रकाशित होती थी स्त्री दर्पण, तो उसमें इनकी कविताएं प्रकाशित होने लगी। किसकी? सुभद्रा कुमारी चौहान जी की और महादेवी वर्मा जी की। इन दोनों की कविताएं इस पत्रिका में संपादित होने लगी। सन 1917 के आसपास हिंदी के प्रचार का समय था। अब चूंकि देखिए भारत में हिंदी चलती तो थी, सब लोग बोलते थे हिंदी, लेकिन अंग्रेजों के कारण उसका इतना प्रचार प्रसार यानी साहित्यिक तौर पे इतना प्रचार प्रसार नहीं था। हम जैसे आम बोलचाल की भाषा में हिंदी तो बोल रहे हैं, लेकिन लोग कविताएं, लेख, कहानी, इन सारी चीज़ों का इतना प्रचार प्रसार साहित्य के रूप में नहीं था। लेकिन 1917 के आसपास जो है
इसका क्रेज थोड़ा सा बढ़ा, लोगों ने इसका प्रचार प्रसार शुरू किया कि हाँ, कहते हैं ना कि इंसान जागृत हो जाता है कि ये हमारी राष्ट्रभाषा है, हमें अपनी धरोहर को संभालना है। उसी तरीके से ये चीज़ शुरू हुई। अतः उन दिनों कवि सम्मेलन खूब होने लगे। अब चूंकि अपने साहित्य को संभालने की बात थी तो उस समय बहुत सारे कवि जो है वो उभर रहे थे। जैसे आप देखोगे भी कि आंदोलन के जब हमारे स्वतंत्रता आंदोलन हो रहा था तो उस दौरान हमारे साहित्य को उभारने का काम भी बहुत किया गया था। इसका सबसे अच्छा तरीका ये था कि कवि सम्मेलन कराओ ताकि नए नए जितने लेखक हैं वो उभर कर सामने आ सके। तो खूब जो है वो होते थे कवि सम्मेलन। लेखिका भी कवि सम्मेलनों में जाने लगी। अब चूंकि सुभद्रा जी एक नामी पूरे कॉलेज में एक नामी कवयित्री थी, साथ में महादेवी वर्मा, तो अब दोनों मिलकर ही क्या हुआ, कवि सम्मेलनों में जाने लगी थी। उनके साथ क्रॉसवेल की एक शिक्षिका उनके साथ जाया करती थी। अब चूंकि लड़कियां हैं, अकेले तो जा नहीं सकती हैं, तो उनके साथ उनकी एक टीचर भी जाया करती थी। उन कवि सम्मेलनों के अध्यक्ष पाया हरिऔध जी ही होते थे। तो अयोध्या सिंह जी उपाध्याय याद है ना, तो वो क्या हुआ करते थे, वो अध्यक्ष हुआ करते थे, इन कवि सम्मेलनों को ऑर्गेनाइज किया करते थे और नए नए प्रतिभाओं को सामने लाया करते थे। उनके अलावा कवि श्रीधर पाठक जैसे महान कवि तो कवि रत्नाकर जी भी होते थे। तो ये बहुत ही फेमस कवि हैं, आप जानते हैं, इन्होंने गद्य पद्य दोनों में ही श्रीधर पाठक जी हों या फिर रत्नाकर जी हों, इन लोगों ने भी कविताएं करी, बहुत सारी कविताएं करी। तो ये जो कवि सम्मेलन ऑर्गेनाइज किए जाते थे, कभी श्रीधर पाठक जी, कभी रत्नाकर जी, कभी हरिऔध जी, ये लोग जो है इन कवि सम्मेलनों के अध्यक्ष हुआ करते थे। लेखिका कविता पढ़ने के लिए अपनी बारी का बेचैनी से इंतजार करती थी और अपने नाम के उद्घोषण सुनने के लिए बेचैन रहती थी। अब चूंकि क्या है, वो नई नई कवयित्री हैं, कवि सम्मेलन में जा रही हैं, अपनी कविता सुना रही हैं, तो वहाँ पर बहुत सारे आए करते थे, कवि आया करते थे, तो अपनी बारी का इंतजार करती थी कि हाँ अब मेरा नाम बोला जाएगा और मैं स्टेज पे जाऊँगी और कविता सुनाऊँगी। जैसे सभी को एक्साइटमेंट होता है, जैसे आप लोग भी एनुअल फंक्शन वगैरह में अगर पार्ट लेते हो तो आपका जब बारी आएगी तो तब तक आप बहुत एक्साइटेड हो जाते हो कि नहीं हाँ अब मेरी बारी आने वाली है। तो वही चीज़ यहाँ पर महादेवी वर्मा जी के साथ हुई थी कि हाँ मेरी बारी आने वाली है। लेखिका को हमेशा प्रथम पुरस्कार ही मिलता था। लेखिका को उन सम्मेलनों में लगभग 100 पदक मिले थे। अब चूंकि वो अच्छा कार्य करती थी, उनको संगत इतनी अच्छी मिली थी, सुभद्रा जी की संगत मिली थी, सुभद्रा जी उनकी इन कविताओं में बहुत सुधार किया करती थी, तो धीरे धीरे करके वो बहुत अच्छी लेखिका बन गई और जब भी कवि सम्मेलनों में जाया करती थी हमेशा प्रथम पुरस्कार। तो इस तरीके से धीरे धीरे बहुत सारे कवि सम्मेलनों में भाग लेते लेते इन्होंने करीबन 100 पदक जीत लिए थे। कितने? 100। तो सोचिए कितने कवि सम्मेलनों में उन्होंने पार्ट किया होगा, 100 से ज़्यादा ही किया होगा। लेखिका एक बार की घटना बताती हैं कि एक कविता गायन पर उन्हें चांदी का कटोरा मिला था। अब यही चीज़ बताते हैं, अब चूंकि पुरस्कार तो मिले करते थे, तो एक बार उन्होंने जब ये कवि सम्मेलन कर रही थी तो उन्हें एक चांदी का कटोरा, जैसे प्रथम पुरस्कार होता है कि हाँ कुछ पदक मिला, कुछ किया, तो उस समय उन्हें एक चांदी का कटोरा मिला था। वह बड़ा नक्काशीदार और सुंदर था, मतलब बहुत ही प्यारा सा एक कटोरा था। जब उन्होंने वह कटोरा सुभद्रा कुमारी को दिखाया तब सुभद्रा कुमारी ने कहा कि ठीक है, अब तुम एक दिन खीर बनाओ और मुझको इस कटोरे में खिलाओ। तो जब एक बार क्या हुआ कि वो कवि सम्मेलन में उन्हें चांदी का कटोरा मिला, वापस आई कॉलेज में और सुभद्रा जी को एक्साइटेड होकर दिखाने लगी, ये देखो मुझे वहाँ पर जो है कविता गायन के लिए ये चांदी का कटोरा मिला है। तो सुभद्रा जी बड़ी खुश हो जाती है, कहती है ठीक है, अब एक दिन तुम खीर बनाना और मुझे इसी कटोरे में खीर खिलाना, क्योंकि ये तुम्हारी अपनी मेहनत का है। तो अपनी मेहनत, कहते हैं ना, जब हम अपनी मेहनत को मेहनत की हुई चीज़ को दूसरों को दिखाते हैं और बताते हैं तो ये हमें बहुत प्राउड मोमेंट होता है। और यही चीज़ मोमेंट था किसका? महादेवी वर्मा जी का सा, क्योंकि वो अपनी गुरु को एक तरीके से वो कटोरा दिखा रही थी। तो गुरु ने अगर ये कहा कि मुझे खीर बनाकर इसी में खिलाना, तो इससे बड़ी बात हो नहीं सकती। उन्हीं दिनों गांधी जी आनंद भवन आए। अब चूंकि जैसे कि हमने बताया कि स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था, तो स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान क्या होता है, गांधी जी भी हर शहरों में हर जगह जो है वो क्या कहते हैं इन सम्मेलनों में जाया करते थे ताकि ज़्यादा लोगों को प्रोत्साहित कर सके और वो लोग स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लें। यही चीज़ हुई, तो गांधी जी भी उन दिनों वहाँ पर आए। कहाँ आए? आनंद भवन। आनंद भवन कहाँ है आप सभी को पता है? इलाहाबाद में है।
तो इलाहाबाद में ही तो ये पढ़ रही थी, है ना, इलाहाबाद में तो पढ़ा इन्होंने, अपनी शिक्षा दीक्षा कहाँ करी, इलाहाबाद में करी। तो इलाहाबाद में आनंद भवन में कुछ दिनों के लिए गांधी जी आए। लेखिका भी अन्य छात्राओं के साथ उनसे भेंट करके जेब खर्च से बचा कर कुछ पैसे देने उनके पास गई। अब गांधी जी जो आनंद भवन आए थे ना, वो सबसे चंदा इकट्ठा कर रहे थे स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने के लिए। मतलब अब भाई आंदोलन होता है तो कुछ पैसे खर्च होते हैं ना, तो उन्हीं खर्चों के लिए वो जगह जगह पर जा रहे थे और पैसे एकत्र कर रहे थे। तो लेखिका भी बहुत सारी छात्राओं के साथ कहाँ पहुँच गई, गांधी जी से मिलने के लिए। अब गांधी जी से मिलने वहाँ पहुँची तो सबने अपनी पॉकेट मनी से जो जो पैसे एकत्र किए थे वो गांधी जी को देना शुरू कर दिया, जितनी भी छात्राओं में। लेकिन महादेवी वर्मा जी ने अपना कटोरा भी दिखाया। तो देखिए क्या है, उन्होंने कवि सम्मेलन में पुरस्कार स्वरूप मिला हुआ चांदी का कटोरा गांधी जी को दिखाया। अब चूंकि महादेवी वर्मा जी के लिए वो बहुत बड़ा पुरस्कार था, तो उन्होंने दिखाया कि हाँ, मुझे जो कवि सम्मेलन के लिए चांदी का कटोरा मिला है, और गांधी जी ने वो चांदी का कटोरा मांग लिया। गांधी जी के मांगने पर देश हित के लिए उन्हें दे दिया। अब उन्होंने गांधी जी को जब वो चांदी का कटोरा दिखाया महादेवी जी ने, तो वो उन्होंने मांग लिया कि भाई हमें तो देश हित के लिए चंदा चाहिए, तो तुम चांदी का कटोरा है, तुम्हें पैसे नहीं तो चांदी का कटोरा ही दे दो, ये भी बहुत बड़ा भागीदार हो। तो उन्होंने वो अपना चांदी का कटोरा जो कवि सम्मेलन में जीता था और जिसमें सुभद्रा कुमारी जी खीर खाना चाहती थी, वो गांधी जी को दे दिया गांधी जी के मांगने पर। वे गांधी जी को वह कीमती तथा स्मृति चिन्ह रूपी कटोरा भेंट करके बहुत खुश हुई, क्योंकि वो उनकी मेहनत का था, इसलिए उसे वो भेंट करके बहुत प्रसन्न थी कि हाँ, देश के लिए मेरी मेहनत की कमाई, मेरी मेहनत जो है वो लग रही है। लेकिन उन्हें दुख इस बात का था कि गांधी जी ने लेखिका को उस कविता को सुनाने के लिए नहीं कहा जिसके लिए उन्हें चांदी का कटोरा पुरस्कार स्वरूप मिला था। अब महादेवी वर्मा जी ने जब वो अपना चांदी का कटोरा दिखाया तो उन्होंने गांधी जी को ये भी बताया कि हाँ, मुझे ये कविता वाचन के लिए पुरस्कार में मिला था। तो उन्होंने खुशी खुशी वो मांग लिया और इन्होंने खुशी खुशी दे दिया। लेकिन महादेवी वर्मा जी को एक चीज़ का बड़ा अफसोस हुआ कि जिस कविता के गायन के लिए मुझे ये चांदी का कटोरा मिला था, तो गांधी जी अगर वाकई अप्रिशिएट कर रहे थे तो एटलीस्ट उन्हें वो एक बार कविता सुननी तो चाहिए थी कि किस कविता के वाचन के लिए मुझे ये पुरस्कार स्वरूप प्राप्त हुआ था। तो ये चीज़ उनको बड़ा ही दुख लग रहा था कि ये चांदी का कटोरा जिस कविता वाचन के लिए मिला, मुझे उसके लिए पूछा ही नहीं इन्होंने। छात्रावास का जीवन जाति पाति के भेदभाव से दूर आपसी प्रेम से भरा हुआ एक परिवार जैसा था। तो अब ये छात्रावास में देखिए, आप कहीं पे भी जाओ, आप स्कूल में जाते हो, कॉलेजेस में जाते हो, तो वहाँ जात पात को कोई प्रिविलेज नहीं देता, ठीक है, किसी को कोई महत्व नहीं है। सभी जितने भी जात पात धर्म के लोग होंगे सब एक साथ बैठकर पढ़ाई करते हैं। वही चीज़ वहाँ छात्रावास में थी। छात्रावास में बहुत सारे अलग अलग धर्म की महिलाएं, मतलब जो बालिकाएं थी, छात्राएं थी, सभी मिलजुल कर रहती थी। कहीं किसी ने भी वहाँ पर कोई भी जात पात देखने की बात करी ही नहीं थी। सुभद्रा जी छात्रावास छोड़कर चली गई। अब चूंकि महादेवी वर्मा जी से सीनियर थी कौन, सुभद्रा जी, तो जाहिर सी बात है पहले छात्रावास कौन छोड़ेगा, सुभद्रा जी। और जब सुभद्रा जी चली गई तो अब 2 साल तो अभी हमारी महादेवी वर्मा जी को रहना था। तो छात्रावास छोड़ने के बाद सुभद्रा जी की जगह पर एक नई लड़की आई जिसका नाम था जैबुन निसा। तो देखिए यहाँ क्या दिया है, तब उनकी जगह जैबुन निसा नाम की एक मराठी लड़की लेखिका के कमरे में आई। तो चूँकि महाराष्ट्र से एक आई थी जैबुन निशा, वो वहाँ पर अब मराठी थी और वो मराठी बोलती ही सुनती थी। क्या मराठी बोलना, मराठी कहना, यही वो सुना बोला करती थी। तो वह लेखिका का सारा काम कर देती। जैबुन हिंदी तथा मराठी भाषा का मिला जुला रूप बोला करती थी, वह अच्छी हिंदी नहीं जानती थी। अब यहाँ पर महादेवी वर्मा के साथ कौन रहने लगी, जैबुन निसा, सुभद्रा कुमारी चौहान की जगह। अब सुभद्रा कुमारी चौहान से तो उन्होंने बहुत कुछ सीखा था, जैबुन निसा से भी उन्हें बहुत कुछ सीखने का मौका मिला, वो था मराठी भाषा। क्योंकि जैबुन निसा एक मराठी लड़की थी, वो मराठी बोलती थी और हिंदी भी बोलती थी। हिंदी ज़्यादा शुद्ध नहीं बोलती थी, लेकिन मिला जुला कर जो चीज़ बोला करती थी।
जैबुन्निसा जो है वो महादेवी वर्मा जी से बहुत इम्प्रेस थी, तो उनका सारा काम जो है लगभग वो कर दिया करती थी। अब छात्रावास में देखिए क्या होता है, यहाँ तो घरों में हम लोग की मम्मियाँ कर देती हैं, लेकिन छात्रावास में सारे काम खुद को करने, अपने बेड बनाना, कपड़े धोना, ये सारे बहुत सारे काम होते हैं। तो वो लगभग जो है जैबुन्निसा सारे काम कर दिया करती थी। वहाँ एक उस्तानी जी थी, जीनत बेगम, जिनको मराठी से चिढ़ होती थी। तो उस्तानी जी का मतलब क्या होता है, वहाँ पे जो केयर टेकर रहती हैं वो, उन्हें जो है मराठी बिल्कुल पसंद नहीं थी, जिनको मराठी से चिढ़ थी। जेबुन कहती थी कि हम मराठी हैं तो हम मराठी ही बोलेंगे। अब वो क्या, जो उस्तानी थी उनका नाम क्या था, जीनत बेगम, उन्हें मराठी समझ में नहीं आती थी, तो इसलिए मराठी से वो बहुत चिढ़ती थी। और जैबुन्निसा को और हिंदी भी अगर आती थी तो बहुत टूटी फूटी आती थी, तो ज़्यादातर वो मराठी बोला करती थी। तो जीनत जी को जो है ना ये मराठी बहुत बुरी लगती थी, तो कहती थी भाई मुझे मराठी बोलनी आती तो मैं मराठी बोलूँगी, मेरी तो भाषा यही है। उन दिनों देश में सर्वत्र पारस्परिक प्रेम एवं सद्भाव का वातावरण था। मतलब आप अभी देखते हैं जितना जात पात को लेकर, धर्म को लेकर जितने लोग होते हैं, बोली को लेकर, पहले ऐसा नहीं था। पहला तो उस समय, जिस समय क्या कहते हैं ये सारी कहानी चल रही है जिस समय की, उस समय देश में सिर्फ एक लहर थी और वो थी आपकी स्वतंत्रता की लहर। किसी तरह देश को स्वतंत्र करा दिया जाए, इसकी लहर थी। तो ये जात पात धर्म ये सब कहीं अब पीछे छूट गया था, इसलिए ये सारी चीज़ें कहीं पर भी आपको देखने को नहीं मिलेंगी। हाँ, ये थोड़ा बहुत जैसे छात्रावास में आपको बता रही हूँ, लेकिन चूंकि परस्पर सद्भाव था इसलिए ये चीज़ भी ज़्यादा उभर कर सामने नहीं आई। अतः अवध की छात्राएं अवधी, बुंदेलखंड की छात्राएं बुंदेली बोला करती थीं। इससे किसी को कोई आपत्ति नहीं होती थी, क्योंकि वहाँ पर अब इतनी तरह तरह की लड़कियाँ अलग अलग क्षेत्रों से आई हुई हैं। जैसे आज है ना, हर शहरों में जो है वो विश्वविद्यालय खुले हैं, आप अपने में रहकर पढ़ सकते हो, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पहले बहुत कम विश्वविद्यालय थे और महिला विश्वविद्यालय तो बहुत ही कम। तो प्रयागराज में खुला था, तो प्रयागराज में पढ़ने के लिए हर स्टेट से लगभग लड़कियाँ आया करती थी, और जहाँ से भी आए वो अपनी भाषाएँ बोला करती थी, तो ये भी अपनी भाषा बोला करती है। अब जैसे अवध से आए, अवध रीजन से आए, जहाँ पर आपका क्या कहते हैं ये अयोध्या, लखनऊ, कानपुर, ये जो रीजन होता है, तो यहाँ पर जो है अवधी बोली जाती थी। बुंदेलखंड साइड में बुंदेली बोलती थी जो छात्राएं वहाँ से आती थी। तो किसी को कोई आपत्ति नहीं होती थी, सब मिलजुल कर रहती थी और एक दूसरे की भाषा को सीखने का सब प्रयत्न करती थी, समझ सके और बोल भी सके। मेस में सभी एक साथ खाना खाती थी तथा एक ही ईश्वर प्रार्थना एवं भजन मंत्र बोलती थी, इसमें कोई झगड़ा नहीं होता था। अब ये नहीं है कि मेरे धर्म का खाना बने या मेरी जात का खाना बने, ऐसा कुछ नहीं। मेस में जो खाना बनता था वो सब मिलजुल कर खाया करते थे। एक ही ईश्वर की प्रार्थना होती थी और एक ही गीत मंत्र गाया जाता था, सब मिलकर वही गाया करते थे। इसमें किसी तरह को कोई आपत्ति किसी को भी नहीं थी। लेखिका जब विद्यापीठ आई तब तक उनके बचपन का वही क्रम चला जो चलता आ रहा था। अब क्या हुआ, अब वो विद्यापीठ आ गई। कहाँ आ गई, महिला विद्यापीठ। तो ध्यान रखिए क्या हुआ, क्रॉसवेल कॉन्वेंट में उन्होंने पढ़ा था, ठीक है, वहाँ से उसके बाद वो महिला विद्यापीठ आई कॉलेज। हमने क्या बोला, हाँ, अब स्कूल तक की शिक्षा उन्होंने क्रॉसवेल में यानी कि हाई स्कूल तक उन्होंने कहाँ, स्कूल में प्राप्त कर ली। अब वो आ चुकी थी महिला विद्यापीठ, जहाँ से उन्हें आगे की तैयारी करनी थी। तो कॉन्वेंट में जब तक ये पढ़ी तब तक ये इनका माहौल था, जितना मैंने अभी बताया। अब हम शुरू करते हैं महिला विद्यापीठ की। तो महिला विद्यापीठ में आई तब तक उनका जो ये क्रम अपर क्रम था यही चल रहा था। लेखिका कहती है कभी कभी बचपन के संस्कार ऐसे होते हैं कि बड़े हो जाते हैं तब तक चलते रहते हैं। तो हमने बचपन में बहुत सारी चीज़ें सीखी होती हैं, बहुत चीज़ें सीखी, तो जब तक हम बड़े होते हैं तब तक हमारा वो जो हमने सीखा था वो अभी तक चलता रहता है। उसमें ऐसा कुछ नहीं होता कि हमने वो सारी चीज़ें जो सीखी हैं बचपन में वो हम भूल जाएं, ऐसा नहीं होता है। वो सीखी हुई चीज़ें आज भी हमारे साथ हमेशा। हम देखिए अब हम लोग छोटे से बड़े हो गए धीरे धीरे, और आप लोग तो और अभी हम तो काफ़ी बड़े हो गए आपसे, लेकिन आप तो अभी भी बड़े हो रहे हो। और देखना आपने जो अपने बचपन में चीज़ें सीखी है ना, आगे तक आपको वो चीज़ें याद रहेंगी और आपकी वो आदत के तौर पर रहेंगी। इसलिए कहते हैं बचपन में पड़ी हुई आदतें बहुत समझ के, अगर आप गलत आदतें हो उन्हें जल्द से जल्द सुधार लीजिए, नहीं तो सारी उम्र अगर वो पड़ जाती है तो बड़ी दिक्कत होती है। तो जो बचपन में उन्होंने चीज़ें सीखी थी वो ताउम्र उनके साथ रही।
लेखिका कहती हैं कि बचपन का एक और संस्कार था कि जब हम जहाँ रहते थे वहाँ जवारा के नवाब रहते थे। अभी तो देखिए उन्होंने क्रॉस वेल्थ की जो है चीज़ें बताई, अपने बचपन की बताई, उनके घर का माहौल। अब आ जाते हैं, वो बता रही हैं अपने पड़ोस में रहने वाले का। ठीक है, उनके पड़ोस में जो है एक फैमिली रहती थी, वो थे जवारा के नवाब। अब ये ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन आता है इसीलिए इसको समझिएगा अच्छा। तो कौन रहते थे? जवारा के नवाब। उनकी नवाबी छिन गई थी। अब नवाबी छिन जाने का तात्पर्य यहाँ क्या है? देखिए, हमने कहा ना हमारे देश में अंग्रेज़ों ने कब्जा किया, तो बहुत सारे राज्य और नवाबों को उनके पदों से हटाकर उनके राज्य को खुद हथिया लिया। तो ये वही बात है, इनकी नवाबी छीनकर अंग्रेज़ों ने अपने हाथ में ले ली थी, इसीलिए यहाँ पर कहा गया उनकी नवाबी छिन गई थी। वे बेचारे एक बंगले में रहते थे। अब कहाँ नवाब हवेलियों में रहने वाले, अब क्या है, महादेवी वर्मा के घर के बगल में ही एक हवेली थी जहाँ पर वो रहा करते थे। उसी कंपाउंड में हम लोग भी रहते थे। अब क्या, चूंकि है ना पहले ये नहीं होता था अलग अलग घर है, अब अलग अलग घर हैं लेकिन कंपाउंड जो है ना आगे का, जहाँ पर सब मिलजुल कर, मतलब एक ही अहाता कह लेंगे या एक ही आंगन जो है वो शेयर करते थे। हम दोनों के परिवारों के बीच बहुत घनिष्ठता थी, कोई जाति एवं धर्म संबंधी भेदभाव नहीं था। अब चूंकि देखिए महादेवी वर्मा जो है वो एक हिंदू परिवार में, जवारा एक मुसलमान परिवार में, इन दोनों परिवारों में बहुत मेलजोल था, एक दूसरे के साथ उठना बैठना सब कुछ इन लोगों का था। और मतलब ये नहीं था कि धर्म या जाति को लेकर जो मतभेद है वो यहाँ पर दिखाई देता। अभी आप आगे बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे, अभी यहाँ पर मैं पढ़ाऊंगी, तो आप देखना ना उन सारी चीज़ों से धर्म को लेकर उन दोनों के बीच कोई भी विभिन्नता नहीं दिखाई देती है। हम एक दूसरे के जन्मदिन पर परिवारों जैसे मिलते थे। अब घर में इतने सारे लोग, भाई जवारा के जो नवाब थे वो रहते थे, उनकी बेगम थी, उनके बच्चे थे, इधर महादेवी वर्मा थी, इनके भाई बहन थे, और क्या कहते हैं इनका पूरा परिवार था। तो अब घर में कोई भाई बच्चे हैं तो घर में जन्मदिन पड़ते रहते थे, तो जन्मदिन की पार्टियां हुई करती थी, तो सब आपस में मिलजुल कर जो है मनाया करते थे। बेगम के बच्चे लेखिका की माँ को चची जान और लेखिका बेगम साहिबा को ताई कहती थी। अब जो जवारा की बेगम थी वो महादेवी वर्मा की जो माँ है उनको ताई कहा करती थी। अब ताई का मतलब जानते हो ना, बड़ी बहन। तो वो जवारा की बेगम महादेवी वर्मा की माँ को ताई कहती थी, और उनके बच्चे यानी कि बेगम जी के बच्चे जो हैं वो माँ को चची जान कहते थे। क्या कहते थे? चची जान। चची जान का मतलब आप समझ गए ना, चाचा, चाचा की बहन बेगम। लेखिका राखी के दिन बेगम साहिबा के बच्चों को राखी अवश्य बांधती थी तथा मुहर्रम के दिन बेगम साहिबा लेखिका के लिए हरे रंग के कपड़े अवश्य बनवाती थी। अब देखिए ये मेल जोल ऐसे पता चलेगा कि एक दूसरे के त्योहारों को भी बड़े अच्छे से मिलकर सेलिब्रेट किया जाता था। अब जैसे राखी का त्यौहार पढ़े तो राखी के त्यौहार में महादेवी वर्मा जी बेगम साहिबा के बेटे को राखी बांधा करती थी। अब राखी वाले दिन क्या रहता है कि जब तक भाई बहन दोनों इस त्यौहार को मना नहीं लें, तब बहन जब तक भाई की कलाई पे राखी न बांधे तब तक भाई को भी कुछ नहीं खाना है और बहन को भी कुछ नहीं खाना है। ये एक नियम होता है। अब क्या हुआ, यही चीज़ बेगम साहिबा अपने बेटे से फॉलो कराती थी कि जब तक महादेवी वर्मा जी उनके बेटे को राखी नहीं बांध देती थी तब तक अपने बेटे को कुछ खाने के लिए नहीं दिया करती थी। अब ये तो हो गया क्या कहते हैं जवारा की बेगम द्वारा एक हिंदू त्यौहार मनाना। और जब मुहर्रम पड़ता था तो हरे रंग के कपड़े जो हैं वो महादेवी वर्मा के लिए बनवाया करती थी। वो भी उसी तरीके से, ईद इसी तरीके से मिलके मनाई जाती थी, दिवाली है, होली है, बहुत सारे त्यौहार जो है ना ये लोग आपस में मिलके बनाते थे। धर्म का जो भेदभाव है वो इनके बीच देखने को नहीं मिलता था। लेखिका के घर जब छोटे भाई का जन्म हुआ तो बेगम साहिबा ने मांग कर नेग लिया और उसका नाम मनमोहन भी उन्हीं ने रखा। तो अब महादेवी वर्मा पहली हुई, उनको तो भाई इतने मन्नतों से मांगा गया। फिर उनके बाद उनका एक छोटा भाई भी हुआ। जब छोटा भाई हुआ तो जवारा की बेगम ने महादेवी वर्मा से नेग मांगा। भाई लड़का हुआ है, नेग चाहिए होता है, छोटों को नेग दिया जाता है, तो नेग उनको मांगा और उन्होंने ही इनके छोटे भाई का नाम मनमोहन रखा। किसका? महादेवी वर्मा का जो छोटा भाई हुआ था ना, तो उसका नाम किसने रखा था? जवारा की बेगम ने ही उनका नाम मनमोहन रखा था।
वही मनमोहन वर्मा पढ़ लिखकर प्रोफेसर बने और बाद में जम्मू विश्वविद्यालय तथा गोरखपुर विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर यानी कि उप कुलपति भी बने। तो अब अपने भाई के बारे में महादेवी वर्मा जी बताती हैं कि वो भी जो है पढ़ने लिखे में काफ़ी अच्छे रहे और आगे चल के पढ़ लिख कर वो प्रोफेसर बने और वाइस चांसलर भी बने थे। लेखिका का कहने का आशय यह है कि मेरे छोटे भाई का नाम वही रहा जो ताई साहिबा ने दिया था। अब उन्होंने अपने भाई के बारे में ये क्यों 2 लाइन बताई कि वो आगे चल के क्यों बने, क्योंकि ताई जी जो जवारा की बेगम ताई साहिबा ने जो नाम रखा था वही नाम उनका हमेशा रहा, किसी ने बदला नहीं। ये नहीं कि भाई ठीक है हमने रख दिया आगे चल के बदल दिया, ऐसा नहीं हुआ। वही मनमोहन वर्मा उनका नाम ताउम्र रहा और वो आगे चल के कुलपति भी बने। ताई साहिबा के यहाँ हिंदी और उर्दू दोनों बोली जाती थी। वैसे वे अपने घर में अवधी बोलते थे। अब चूंकि नवाब थे जवारा, तो जवारा जो रियासत पड़ती है वो अवध रीजन में पड़ती है, तो बेसिकली वो उस रीजन में रहे तो अवधी बोला करते थे। चूंकि मुसलमान थे तो इसलिए उर्दू फारसी भी बोलते थे, हिंदी भी बोलते थे। तो एक तरीके से वो काफ़ी मिली जुली हुई भाषाएं बोला करते थे ताकि सब जो है आपस में मिलजुल कर रहते थे। अब कहते हैं ना हम जहाँ रहते हैं वहाँ के, अब मान लीजिए मैं क्या कहते हैं मैं हिंदी बोलती हूँ, अब मैं जाके अगर कुछ दिन बंगाल में रहने लगूँ तो मुझे बंगाली भाषा बोलनी और समझनी दोनों ही आ जाएगी। ठीक है, राजस्थान में जाएं, गुजरात में जाएं, क्योंकि हम जहाँ जाकर रहना शुरू करते हैं वहाँ की भाषाओं को हम धीरे धीरे समझने लगते हैं और हमारी बोली में वो सारी चीज़ें आ जाती हैं। वातावरण ऐसा था उस समय कि हम लोग एक दूसरे के बहुत निकट थे, जैसा वो सपना ही था और आज वह सपना खो गया है। अब पाठ के आखिर में जब वो बताती हैं, कहती हैं कि जब हम लोग रहा करते थे भाई 2 धर्म थे लेकिन मिलजुल कर ऐसे रहते हैं कि किसी तरह का कोई डिफरेंस नहीं था। और वो क्या था, वो एक सपना ही था, क्योंकि कहते ना जो अच्छा समय हमने बीता ना, चला गया ना, वो बहुत अच्छा होता है और बीत गया तो जैसे लगता है अरे सपना था। और आज क्या है वो हमें सपना ही लगता है, क्योंकि आज के समाज में जाति धर्म भेदभाव ये सब कुछ हमें देखने को बहुत अच्छे से मिलता है। लेकिन जिस माहौल का महादेवी वर्मा जी ने बात जिक्र किया वो माहौल हमें आज कहीं देखने को नहीं मिलता। यदि वह सपना सच हो जाता तो भारत की कथा कुछ और होती। तो कहने का तात्पर्य ये है कि अगर वो सपना, कौन सा सपना, कि जिस तरीके से जवारा के नवाब और उनकी फैमिली और महादेवी वर्मा और उनकी फैमिली मिलजुल के रहा करती थी, अगर वो सपना वाकई सच हो जाता तो आज भारत का स्वरूप कुछ अलग ही होता। यानी कि जो जाति धर्म भेदभाव के नाम पर जो इतने झगड़े होते हैं, इतने दंगे होते हैं, वो शायद ना हुआ करते। तो इस पार्ट में हमने देख लिया महादेवी वर्मा जी ने अपने बचपन की कुछ यादों को हमारे सामने निकाल के रखा। बहुत अच्छे से हमने सारी चीज़ों को जाना और समझा। अब इस पार्ट के हम कुछ क्वेश्चंस लेकर आएंगे जो है एनसीईआरटी बुक है। हमारी एनसीईआरटी बुक हम लोगों ने आप पढ़ी हुई है, तो उसके बाद इस चैप्टर के बाद कुछ क्वेश्चंस दिए गए। तो नेक्स्ट जो हमारा वीडियो ये रहेगा वो इस एनसीईआरटी सोल्यूशन से ही रहेगा। तो आपको जल्द से जल्द जो है हमारा चैनल सब्सक्राइब करना है। क्यों सब्सक्राइब करना है? क्योंकि ये ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हिंदी ही नहीं सभी सब्जेक्ट्स की आपको ऑनलाइन क्लासेस मिल रही हैं, लाइव क्लासेस मिल रही हैं, डेली प्रैक्टिस पेपर विद सोल्यूशन वीडियो। प्रैक्टिस पेपर तो दे रहे हैं पर उसका हम सोल्यूशन भी आपके लिए लेकर आ रहे हैं। स्टडी मटेरियल है, आपको नोट्स भी प्रोवाइड हो रहे हैं हैंड रिटन, ये सारी चीज़ें मिल रही हैं। तो भाई इसलिए आपको ये चैनल सब्सक्राइब करना तो बनता ही है, लाइक भी आप करोगे और शेयर भी करोगे ताकि आपके जितने फ्रेंड्स हैं, कज़न्स हैं, वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं जिसमें आपको सभी वीडियोस और नोट्स भी आपको अवेलेबल कराए जाएंगे। और साथ ही साथ अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप व्हाट्सअप भी कर सकते हो, फ़ोन भी कर सकते हो। तो जल्द से जल्द लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए और इस फैमिली का हिस्सा बनिए। तो मिलते हैं इसी चैप्टर के एनसीईआरटी सॉल्यूशंस के साथ में नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।